साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, कल राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार था उसका रिजल्ट आ गया और बीजेपी के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी भारी बहुमत से भारी अंतर से जीतकर राष्ट्रपति पद के राष्ट्रपति बन गई हैं। उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। साथियों, हम इसमें बस कुछ चीज़ों को कहना चाहते हैं कि भारतीय राजनीति एकांगी यानी एक दिशीय हो चुका है, एक ही दिशा में जा रहा है, उथल पुथल की स्थिति नहीं चल रही है। राष्ट्रपति पद के जब उम्मीदवार का चुनाव हुआ तो विपक्ष यानी बीजेपी और उसके सहयोगी जो दल हैं जो सरकार चला रहे हैं, उनके अलावा कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार समर्थन किया। उसमें नवीन पटनायक जी थे, मायावती जी थी, उद्धव ठाकरे थे और हेमंत सोरेन भी थे। और गाहे बगाहे उत्तर प्रदेश के कुछ और छोटे नेता भी थे और कई जगहों के छोटे छोटे नेता भी शामिल हो गए। ये तो हो गया चुनाव। साथियों, राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार था उसमें बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़ जी, और विपक्ष की तरफ से वो है मार्गरेट अलवा जी। तो इन दोनों लोगों में चुनाव था। चुनाव फिर भी बीजेपी के ही पक्ष में जाता, क्योंकि लोकसभा में उसकी पर्याप्त संख्या है, राज्यसभा में भी ठीक है ठाक स्थिति है। लेकिन ऐन मौके पे ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। ममता बनर्जी का ये कहना है कि मैं वोटिंग नहीं करूँ, मेरी पार्टी वोटिंग से दूर रहेगी, ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का ही समर्थन करना है। क्योंकि ममता बनर्जी को डर क्या है कि अगर वो प्रत्यक्ष रूप से वोट दे देती तो उनके साथ जो मुस्लिम वोटर है वो नाराज़ होने को उनको डर है, और वो बीजेपी को नाराज़ भी नहीं करना चाहती थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो बाहर हो गई और उनका तर्क ये था कि जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, हमसे बिना विचार विमर्श के उन्होंने उम्मीदवार उतारा। तो साथियों, कुल मिलाकर राष्ट्रपति पद पे उपराष्ट्रपति पद पे बीजेपी की विजय लगभग तय है। राष्ट्रपति जीत चुके हैं, उपराष्ट्रपति का वो जीत जाएंगे। अब साथियों, हम थोड़ा सा बात करेंगे आपसे लोकसभा चुनाव जो 2024 की जो आने वाला है, जिसके लिए बीजेपी तैयारी शुरू कर चुकी है। विपक्ष क्या कर रहा है वो विपक्ष जाने, लेकिन जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी की तरफ से ही आ रही हैं। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि हम यही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, विपक्ष की तरफ से कोई स्ट्रेटजी नहीं आई है। अब साथियों, अगर हम 3 चुनाव का ट्रेंड देखें, ज़्यादा नहीं, 2014 के चुनाव का ट्रेंड देखें, 2019 का, 2024 का। 2014 का चुनाव जिसमें बीजेपी को अप्रत्याशित रूप से विजय मिली थी, उस दौरान नीतीश बीजेपी से अलग थे। और 2019 के चुनाव आते आते 2014 में नीतीश बीजेपी से अलग होते हैं, फिर नीतीश और लालू जी का गठबंधन होता है, बिहार में उनकी सरकार बनती है। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव आने से पहले ही विपक्ष ये सोच रहा था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, मूड बना रहा था। भाई, नीतीश की छवि साफ सुथरी है, योग्य प्रशासक हैं, ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहे, उनके पास अनुभव है। सारी चीज़ों को देखते हुए ये अभी मूड बना रही थी विपक्ष। लेकिन ऐन मौके पर क्या हुआ है कि नीतीश खुद जाके बीजेपी से सट लेते हैं, क्योंकि उनको वो तब स्पष्ट हुआ कि नीतीश कितने बड़े अवसरवादी हैं। उनको देश से, देश की जनता से नहीं मतलब, उनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, उनको बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना था, पद नहीं छोड़ना चाहते थे, इस वजह से बने रहे। अब जो सुगबुगाहट है, एक तो है बीजेपी, दूसरा है कांग्रेस, इन दोनों खेमे को छोड़ दिया जाए तो तीसरा खेमा बार बार इस बात पे विचार कर रहा है या सोच रहा है कि 2024 का जो लोकसभा है वो हम ममता के नेतृत्व में लड़ें। साथियों, ममता के नेतृत्व में लड़ा जा सकता है, वो योग्य प्रशासक हैं, अच्छी वक्ता हैं, सबको बांध सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के ऐन वक्त पर उन्होंने अपनी पारी खेली है, अपने पत्तों का खुलासा किया है, वो साफ संदेश दे रहा है कि वो कहीं न कहीं अगर इस चीज़ से वाकिफ़ है कि मुझे पश्चिम बंगाल ही बने रहना चाहिए, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं, अथवा वो
जो तीसरा खेमा जो सोच रहा है कि हम जो है इनकी उम्मीदवारी में हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, तो शायद ममता जी अब वो न करें, क्योंकि ऐन मौके जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है, जगदीप धनखड़ के से मुलाकात हुई है उनकी, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के सांसद जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में बाहर रहेंगे। तो साथियों, अब आते हैं, हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं किसान संगठनों की। दो 2024 के चुनाव में साथियों विपक्ष में कई पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में है आपके अखिलेश मायावती, अच्छा खासा वोट लेके बैठे हैं। बिहार में नीतीश और आरजेडी के पास है। उड़ीसा में नवीन पटनायक के पास है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पास है, शरद पवार के पास है। उसी तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी के पास है, और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के पास है। आंध्र प्रदेश में रेड्डी और तेलुगु नायडू बंधुओं के पास है। तो मेरा बस मतलब ये है कि 2024 के चुनाव में क्या कहीं से विपक्ष या कांग्रेस एकजुट दिख रहा है? भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, आपको दिखा विपक्ष खेमा कैसे धराशायी हुआ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी खेमा फिर धराशायी हुआ। अब अगला स्टेप 2024 का ही चुनाव है, बड़ा चुनाव है। कुछ राज्यों में चुनाव है, वो अलग बात है, लेकिन अब देश की जो तकदीर है, देश की जो तस्वीर है, देश का जो भविष्य है, वो लोकसभा चुनाव तय करता है। और 2024 का बहुत निर्णायक होगा, वो ये तय करेगा 2024 का चुनाव। अगर किसान नेता एकजुट आते हैं, और इनको एकजुट करने में केवल क्षमता जय किसान आंदोलन के संस्थापक योगेंद्र यादव जी के पास है, जो कि किसान नेताओं को एक मंच पर ला सकते हैं। किसान नेता, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास है थोड़ा थोड़ा वोट, लेकिन वो अभी दिख नहीं रही हैं। इन सब को अगर योगेंद्र जी मेहनत करें, योगेंद्र जी एक मंच पे ला दें, तो शायद 2024 का चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल जाए। यही एक अवसर है। लेकिन योगेंद्र जी या किसान संगठनों को उभरने से नुकसान किसका है? पहला नुकसान तो होगा समाजवादी पार्टी का, दूसरा होगा आरजेडी का, तीसरा होगा नीतीश जी का, चौथा होगा ममता बनर्जी का, पाँचवा होगा नवीन पटनायक का। फिर मतलब जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान इनका होना है। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होना है, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी नुकसान में चल रही है। कांग्रेस का जो कोर वोटर था वो ऑलरेडी जो है वो कहीं और शिफ्ट हो चुका है, यानी कांग्रेस का वोट बीजेपी में जा चुका है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को तो मैं जो है अभी भी उनके जो कार्य करने के तरीके हैं, जिस तरीके से उनके निर्णय लिए जाते हैं, वो कहीं से भी बहुजनों के हित के लिए होते ही नहीं। पंजाब में उनकी सरकार बनी, उन्होंने एक विभाग में जो है ओबीसी एससी का जो अब तक मिलता हुआ आरक्षण था वो ख़त्म कर दिया। तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल रहेगी। हाँ, नरेंद्र मोदी के स्थान पे आप केजरीवाल को बैठा दीजिए, चीज़ें वही रहेंगी। केवल भाषण देने का तरीका बदल सकता है, लेकिन जो पूंजीपतियों का हित है, जो निजीकरण हो रहा है, ये चीज़ें कभी नहीं रुकेंगी। इसलिए साथियों, आपसे ये निवेदन है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष के रूप में आप किसान संगठनों को देखिए, और किसान संगठनों से मैं अपील करता हूं कि आप जो है इस बात के लिए योगेंद्र जी को तैयार kariye कि वो सबको लामबंद करें, क्योंकि ये काबिलियत केवल और केवल योगेंद्र यादव जी में ही है कि वो सबको लामबंद कर सकते हैं। वो चाहे किसान नेता राकेश टिकैत जी हो, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल हो, डॉक्टर दर्शन पाल हो, जितने भी किसान नेता हैं, इन सबको लामबंद करने का काम या करने की क्षमता केवल योगेंद्र यादव में है। और वो पुराने साइकोलॉजिस्ट भी रहे हैं, उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव भी है। इसलिए ये आप लोग एक मंच पे आइए और देश की जनता को इस आतताई सरकारों से मुक्ति दिलाइए।